हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्ट दिस सीरीज, आई वुड लाइक टू अनाउंस द विनर ऑफ आवर लास्ट सीरीज। जी हाँ, मैं सीरीज जिस तरह से टेस्ट सीरीज फॉर सीए, सीएस एंड सीएमए जो मैंने कंडक्ट किया है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आप 10 मिनट्स में आंसर करते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन स्टेटस क्या है। सो उसका विनर जो है मानसिक गुप्ता है, क्योंकि उन्होंने टाइम पीरियड उन्होंने आंसर किया। बाकी आई एम वेरी हैप्पी विद दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने और स्टूडेंट्स भी आंसर किया है। लाइक अगर मैं बात करूं नितिका मेथी या विशाली अग्रवाल या सृष्टि एंड शुभम मोदी, कविता जो कि खुशी है, ठीक है। सो खुशी मतलब नेम है उनका, ठीक है। सो और कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जिनका नेम एक्चुअली कमेंट बॉक्स में नहीं आ रहा है, बट वो स्पैम में आता है। तो कई बार ऐसा होता है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं वो स्पैम में चला जाता है, वो मुझे शो होता है, आप लोगों को शो नहीं हो पाता है। और भी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैं नाम यहाँ ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कई सारी लिस्ट है। बट विनर जो रही वो मानसिक रही। ये सीरीज इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके, आप क्विकली रिकॉल कर सकें, अपनी रिविजन भी कर सकें सब्जेक्ट की, ठीक है। तो इस सीरीज को जरूर देखा करिए ताकि आप लोग बेटर तरह से प्रिपेयर हो सकें और नेक्स्ट सीरीज के लिए तैयार रहिएगा। चैलेंज है आपके लिए। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सुनिए, मैं बात करने वाला हूं आपसे सेक्शन 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एक्चुअली ये सेक्शन जो बात करने वाला है, ये बात करने वाला है इस बात की भाई अगर आपने डिक्लेरेशन के बाद, मतलब कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड, और डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद या वारंट, बात सुना रहे हैं, डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो पे करना होता है, आप लोगों को पता है कितना दिन में, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो अगर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 days पे नहीं किया गया या वारंट को पोस्ट नहीं किया गया, अगर वारंट पोस्ट नहीं किए गए हैं, इन दिस केस कंपनी के ऊपर 127 की लायबिलिटी आ जाती है, प्लस डायरेक्टर्स पे भी। बहुत सिंपल सी बात, मतलब सेक्शन 127 जो है वो बात करता है किस बारे में, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। अगर कंपनी ने विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन पेमेंट नहीं किया है क्या, डिविडेंड, और या फिर वारंट को पोस्ट नहीं किया है, डिविडेंड वारंट, ठीक है। अगर इन्हें पोस्ट नहीं किया गया है तो याद रखिएगा एवरी डायरेक्टर हु नोज अबाउट द फैक्ट, जिसको इसके बारे में नॉलेज है, ठीक है, उनके ऊपर लायबिलिटी जो है मेरे बच्चों वो है इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years। है इंटरेस्टिंग बात, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन 1000 rupees पर डे फ्रॉम द डेट, कब से, व्हेन द डेट डिफॉल्ट कंटिन्यूज। ऑलराइट, जब से चल रहा है तब तक चलता ही रहेगा, जब से डिफॉल्ट हुआ। डिफॉल्ट कब हुआ, 30 days के अंदर करना था, नहीं किया, क्लियर, तो अब ये अट्रैक्ट हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, ये 30 days का काउंट कैसे करना है, जिस दिन डिक्लेयर किया उस दिन से काउंट हो जाएंगे, नहीं, नेक्स्ट डे से, जिस दिन डिक्लेयर किया उस दिन से नहीं, नेक्स्ट डे से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे, क्लियर। जनरल क्लॉज एक्ट में मैंने डिस्कस किया हुआ आपसे। फर्दर, कंपनी के ऊपर लायबिलिटी होगी 18% पर एनम इंटरेस्ट। याद रखिएगा ये मैक्सिमम है, ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं कोर्ट कहते नहीं कि तुमको 20% देना पड़ेगा, 21% देना पड़ेगा कंपनी को, नहीं, ये फिक्स है जो कि लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, और कंपनी के वो जो लायबिलिटी होगी वो 18% पर एनम इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पे करनी पड़ेगी, क्लियर है। सर इसका कैसे निकालेंगे, जितना भी अमाउंट अनपेड है, अगर कंपनी का डिफॉल्ट है तो कंपनी को उस अमाउंट के ऊपर 18% पर एनम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर हम याद कैसे करेंगे, सिंपल है, 127 किस लिए, नॉन डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट किया आपने इसमें पेमेंट ऑफ डिविडेंड और नॉन पोस्ट ऑफ वारंट, डिविडेंड वारंट्स, डायरेक्टर्स, एवरी डायरेक्टर हु नोज अबाउट द फैक्ट्स, कितना, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन 1000 rupees पर डे, कंपनी 18% पर एनम पेनल्टी। सिंपल, याद हो गया अभी के अभी। अच्छा, एक बात सुनते हैं, ये थोड़ी नॉलेज वाली चीज भी समझेंगे। सर आपने बोला एवरी डायरेक्टर हु नोज अबाउट द फैक्ट्स, एक क्वेश्चन था हु नोज अबाउट द फैक्ट्स। देखिए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सर क्या होगा अगर मान लीजिएगा कोई डायरेक्टर, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है, उसने बिफोर डिक्लेरेशन अगर कंपनी से रिजाइन कर दिया, क्या उसकी भी लायबिलिटी बनेगी? आंसर इज नो, बिकॉज बिफोर डिक्लेरेशन ही हैज रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, उसने रिजाइन कर दिया ऑफिस से बिफोर डिक्लेरेशन, याद रखिएगा, तो उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। सेकंड, एक और एग्जांपल देते हैं, इन डायरेक्टर्स को बोल रहे हैं कि लायबिलिटी बनती है, मतलब हु नोज अबाउट द फैक्ट का केसेस। एक डायरेक्टर है, आउट ऑफ इंडिया चला गया, कंपनी से
परमिशन लेके फॉर मोर देन 3 months। आई होप आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, नॉमिनी, ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर। तो ओरिजिनल डायरेक्टर तो इंडिया नहीं है, वो चला गया बाहर। इसी पीरियड में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और जब वो लौट के आए तो ये क्या उनकी भी लायबिलिटी बनेगी? आंसर इज नो, क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड जब उनको उनके एब्सेंस में डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था तो वो इंडिया नहीं थे, वो कहां थे? आउटसाइड इंडिया, और उनको नॉलेज नहीं था इस बात का, बिकॉज उन्होंने बताया। या कोई डायरेक्टर है जो मान लीजिएगा कॉमा में चला गया है, उनका हेल्थ इशू था और वो है अभी कॉमा में हेल्थ इशू था और वो आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है, सीरियस कंडीशन में है, कॉमा में मान लो, और उस सिचुएशन में डिविडेंड डिक्लेयर किया। आप सोच के देखो क्या होगा कि डिविडेंड डिक्लेयर किया और 127 का डिफॉल्ट आ गया, मतलब नॉन कंप्लायंस हुआ, आपने डिविडेंड पे नहीं किया, मतलब कंपनी ने, और वो जैसे कॉमा से उठे उनको खबर दे दिया, सुनिएगा 2 साल तक इम्प्रिजमेंट है, वो वापस कॉमा चले जाएंगे। तो ऐसा केस में उनको भी लायबिलिटी नहीं होगी उनकी भी। इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है मैंने समझाने के लिए आपको बोला, क्योंकि ये पता होना चाहिए यार, सीधा रट नहीं लेना, ठीक है। तो कह रहा है एवरी डायरेक्टर हु नोज अबाउट द फैक्ट्स, मुझे जानता था। अब इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर एक डायरेक्टर कोर्ट में देखा हो जाएगा सर मुझे नहीं पता था, ऐसा नहीं है, ठीक है, यू हैव टू प्रूव, क्लियर। सो 127 में सिंपल सी बात रखने का, क्या याद रखना है हमको? पहला पेनल्टी कितना? डायरेक्टर्स पे, एवरी डायरेक्टर हु नोज अबाउट द फैक्ट्स, हु नोज अबाउट द फैक्ट्स, पेनल्टी इंप्रिजनमेंट अप टू 2 years, 2 साल तक का जेल हो सकता है, 2 years, ओके, अप टू 2 years, एंड फाइन, और नहीं है, एंड फाइन 1000 rupees पर डे, कंपनी पे 18% पर एनम, क्लियर है ना। अब यहां पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि किन किन केसेस में हम ये बोलेंगे कि अगर पेमेंट नहीं भी हुआ तब भी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ऑफेंसेस शैल नॉट डीम टू बी कमिटेड इन सर्टेन केसेस, इन सर्टेन केसेस offense shall not deem to be committed। मतलब सर कुछ ऐसे केसेस होंगे जिन केसेस के अंदर पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है, पेमेंट नहीं हुआ डिविडेंड का, लेकिन उसको फिर भी हम क्या ट्रीट कर रहे हैं? ऑफेंस ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, समझना। मैं 4 केसेस आपको बोलता हूं, एकदम मुद्दे में बैठाता हूं, आपको क्या करना है, इनको समझना है अच्छे से, तब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये सिचुएशन सामने आ रही है, याद रखिए कंपनी पे डिफॉल्ट नहीं है, मतलब बच जाओगे 127 से। ये क्या केसेस है, सुनिए। पहला, डिविडेंड डिक्लेयर भी हुआ, ठीक है, बट पे नहीं हुआ बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्या सर? बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, हम कह रहे डिक्लेयर भी हुआ, लेकिन पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बाय द रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिएगा, जिसे हम जनरली पढ़ते हैं ट्रांसमिशन में, आपने पढ़ा होगा ट्रांसफर ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन केसेस में ऑपरेशन ऑफ लॉ कैसे होता है समझो। फॉर एग्जांपल इंसॉल्वेंसी है, ठीक है, कोई बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहा है, तो अभी यहां उसका इंसॉल्वेंट है, ठीक है, यहाँ पर अभी अमाउंट जो है ना उसका डिविडेंड पे किया जाएगा, तो रिसीवर को क्या जाएगा। अब इस केस में क्या हो रहा है, डिविडेंड डिक्लेयर तो हो गया लेकिन पे नहीं किया गया है, पे इसलिए नहीं किया गया तो रिसीवर हो जाएगा, तो अभी पेंडिंग है, क्लियर। या फिर हम बोलेंगे लिनाइटिंग हो गया शेयर होल्डर, या हम बोलेंगे इनहेरिटेंस और सक्सेशन। मान लीजिएगा एक शेयर होल्डर है, उसकी डेथ हो गई है और ये फैक्ट कंपनी की नॉलेज में है, लेकिन अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया, लीगल एंटाइटलमेंट उसके नॉमिनी या इनहेरिटेंट जो भी उसका इनहेरिटेंट होगा वो अप्लाई करेगा। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के केसेस जहां पर आएंगे वहां पर कंपनी ने अगर पे नहीं किया है तो कंपनी उस केसेस में 127 मतलब डिफॉल्ट में नहीं जा रहा है, क्लियर है। वापस बता देते हैं कौन कौन से केस हो सकते हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ के। इंसॉल्वेंसी हो गया, लिनाइटिंग ऑफ शेयर होल्डर हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, सक्सेशन हो गया, सक्सेशन याद रखिएगा, ठीक है। या हम बात करें ट्रांसमिशन के केसेस में पढ़ा रखे हैं आपको, ट्रांसमिशन, ठीक है, सारे केसेस किसके बता रहे हैं हम लोग, ट्रांसमिशन के। या कोर्ट सेल होती है, शेयर्स जो है पर्टिकुलर पर्सन के शेयर सेल किया जाए बाय कोर्ट सेल, ठीक है ना। ये हो गया कौन सा केस जहां मैंने बोला ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा पकड़िए फटाक से, डिविडेंड एग्जिस्टेड लॉफुली। क्या सर? एक्चुअली जो डिविडेंड है ना वो उस शेयरहोल्डर की कोई भी ड्यूज थे, सो डिविडेंड लॉफुली एग्जिस्टेड अगेंस्ट द ड्यूज फ्रॉम सच शेयरहोल्डर। जिस शेयरहोल्डर को डिविडेंड दिया जा रहा है ना उसका पहले से ही कंपनी को पैसे देने की लायबिलिटी बनी हुई थी, मतलब सर उसे कंपनी को पैसे देना था, उसकी लायबिलिटी थी कि कंपनी को पे ऑफ करे,
और उसने पे ऑफ नहीं कर रखा था, तो कंपनी ने लॉफुली, मतलब ये बात उसकी भी नॉलेज में थी और हमको भी, कि इस मेथड के थ्रू भी कंपनी अपना डेट रिकवर कर सकती है। लॉफुली मतलब याद रखिएगा, इलीगली नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लॉ, मतलब किसी भी लॉ में उसे परमिट किया गया, उस ट्रांजेक्शन को लॉ में परमिट किया गया हो, ठीक है। कोई एग्रीमेंट किया है मान लीजिएगा, तो उस एग्रीमेंट में स्पेसिफाई था, ठीक है। अब ध्यान समझो, पहला ये बताए थे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ डिविडेंड कैन नॉट बी पेड, इसलिए बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। सेकेंड एग्जिस्टेड अगेंस्ट लॉफुली ड्यूज। थर्ड पकड़ लीजिए फटाक से, ठीक है। अच्छा, पहला दूसरा क्लियर एकदम। अब तीसरा समझो। अब ऐसा भी होता है कई बार कि शेयर होल्डर ने कोई डायरेक्शंस दिए कंपनी को, ठीक है, कि भाई मेरा ये डिविडेंड इस पर्टिकुलर अकाउंट में जाना चाहिए, ये उस पर्टिकुलर पर्सन को पे कर देना, और कंपनी ने कहा भाई हम ये काम नहीं कर सकते हैं, और ये बात कंपनी ने इसको इंटीमेट कर दी। अब इस चक्कर में वो डिविडेंड कहां रह गया? पे ऑफ करना रह गया, तब भी कंपनी लायबल नहीं होगी। सर कहना चाहते हैं, सुनिए, सपोज शेयरहोल्डर has given direction to the company regarding the payment of dividend, and such direction cannot be compiled and same has been communicated to the shareholder। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, मतलब जो उसे डायरेक्शन दिए थे ना पेमेंट करने के, वो डायरेक्शंस उस तरीके से कंपनी पे नहीं कर सकती है, और कंपनी ने इसके लिए इंटीमेशन दे दी थी उसको, ठीक है। याद रखिएगा, कंपनी भी इंटीमेट कर दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी इंटीमेट नहीं किया, पैसा अपने पास रखे बैठी है, इंटीमेट भी करना जरूरी है, ठीक है। तब हम मानेंगे हाँ लॉफुली आपने अभी यहाँ पर आपने ऑफेंस कमिट नहीं किया। आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ऑफेंस। आई होप आईपीसी में मेरी बात आपने पढ़ी है, मुझसे आईपीसी तो आपको याद आ रहा होगा, मैं ऑफेंस बस बोल रहा हूँ, इसलिए इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, सिर्फ एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, कंपनी में जब आप जाएंगे तभी बताना जरूरी है, क्योंकि आपके डायरेक्टर जेल जा सकते हैं। क्लियर? ऑलराइट, 3 मेथड याद हुए। सर हम कैसे याद करेंगे? लंबे लंबे कुछ नहीं है। पहला कीवर्ड पकड़ो ना, ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ पूरा पोस्टमार्टम कर चुका हूं, ठीक है, बता दिया आपको, ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा लॉफुली एग्जिस्टेड, ड्यू क्या कर दिया? डिविडेंड एग्जिस्ट कर दिया लॉफुली ड्यूज के अगेंस्ट, ठीक है। सो लॉफुली एग्जिस्टेड, कीवर्ड्स याद रखिएगा। डायरेक्शंस ऑफ शेयरहोल्डर्स कैन नॉट बी कंपाइल्ड एंड सेम हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द हिम। डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंपाइल्ड एंड सेम हैज कम्युनिकेटेड टू द शेयरहोल्डर। जो डायरेक्शन शेयरहोल्डर ने थे वो कंपाइल नहीं हो सकते हैं, उसको बता भी दिया है भाई, सिंपल। ऑलराइट, नाउ फोर्थ, ध्यान समझिएगा, कितने हैं? 4-5 ही हैं, ठीक है। हाँ, अब सुनिए फोर्थ। अब देखिए एक और चीज समझिए, कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है जब हम पेमेंट की बात करते हैं, तो देखो मान लो ए और बी, एग्जांपल से समझा रहे हैं, ठीक है, सिंपल भी बोल सकता हूं लेकिन समझ लेना ताकि समझ में जाए। ए ट्रांसफरर, बी ट्रांसफरी, इन लोगों ने एक ट्रांजैक्शन डीड करी। क्या? ए ने अपने शेयर बी को सेल किए और एक ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करी, ठीक है। अब यदि इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किया गया ना, उसमें मान लीजिएगा डिविडेंड के बारे में भी कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं था, और ट्रांसफर इस बात को क्लेम कर रहा है कि भाई शेयर से मिलने वाले बेनिफिट भी तो मेरे होने चाहिए, और ट्रांसफरर ने मान लीजिएगा ये कहता है नहीं रे, डिविडेंड वाला बेनिफिट तो मेरा था। अब इन दोनों में क्या हो गया? डिस्प्यूट। तो अगर मान लीजिएगा कोई डिस्प्यूट है, तब भी कैसे पे कर सकती कंपनी? बात सुना रहे, कोर्ट में तो मामला चला गया रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, राइट टू रिसीव द डिविडेंड ना। सो इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव डिविडेंड, इस केस में भी कंपनी पे नहीं कर पाएगा तो ऑफेंस कमिट नहीं माना जाएगा। क्लियर एकदम? तो कीवर्ड्स याद रखने हैं तुमको, ये समझाने के लिए पूरे डिटेल बता दिया है आपको। कीवर्ड पहला है ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसमें भी हम इसे ऑफेंस ही मानेंगे। दूसरा बताए थे लॉफुली एग्जिस्टेड, ठीक है, अगेंस्ट द ड्यूज ऑफ शेयरहोल्डर, एंड थ्री directions of the shareholders cannot be compiled and same has been communicated to him, and the fourth simply there is a dispute regarding the right to receive dividend, and fourth simple है sir, fifth क्या है? simple है any other reasons where company lawfully is not in defaulted, और भी अगर रीजन हो सकते हैं जहां पर कानूनी तौर पर कंपनी लॉ मतलब जिसमें डिफॉल्ट में ना हो, तो वहां पे सब कमिट ट्रीट नहीं किया जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया है, हर एक डायरेक्टर पे ये लायबिलिटी बनेगी जिसको इस फैक्ट की नॉलेज होगी, एंड सेकंड ये बात को प्रूव करना पड़ेगा डायरेक्टर्स को। अगर वो कहते हैं कि भाई हम गिल्टी नहीं है, देन दे हैव टू प्रूव। क्लियर?
राइट सर, ये तो पूरा का पूरा हमने समझा दिया आपको। क्लियर? अब सुनो मेरी बात, फटाफट फटाफट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना चैप्टर के, ठीक है? कहीं कहीं छोटे छोटे अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, फटाफट समझ जाओ। अगर मैं आपसे कहूं कि जो डायरेक्टर, देखो आपको पता है सब कुछ, मैंने बताया था इस पहले वाली वीडियोस में भी कि रिकमेंडेशन होती है डिविडेंड की बाय दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिक्लेयर होता है ये जनरल मीटिंग में। तो मेरा ही क्वेश्चन आपको पहले बता रखा था कि सर ऐसा हो सकता है कि एजीएम में ना डिक्लेयर हो गई, ईजीएम में हो, इसी रीजन की वजह से मान लीजिए एजीएम नहीं हो पाया, तो क्या ईजीएम में डिक्लेयर हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है। डिपार्टमेंट, पहले एक एमसी को बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, अब बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो पहले एक सर्कुलर इसके ऊपर डीसीए की नोटिफिकेशन में आ चुकी है, जिसमें जस्टिफाई किया गया था कि ईजीएम में भी कर सकते हैं डिक्लेयर, ठीक है? जनरली ऐसा होता नहीं है, बट एक दो कंपनी केसेस में हुआ है। सो यहां हमने एक बात समझा आपको कि अगर एजीएम में नहीं तो ईजीएम हो सकता है। अब एक क्वेश्चन राइज होता है, जो डायरेक्टर ने रिकमेंड किया कि इसको नेक्स्ट या सब्सिक्वेंट ईजीएम में इंक्रीज कर सकते हैं, आंसर इज नो। वंस इट इज डिक्लेयर्ड ना, देखो एक बात समझो, डायरेक्टर लोगों ने इसको रिकमेंड कर दिया, डायरेक्टर ने बोला मान लीजिए 5% देंगे इस बार हम डिविडेंड, ठीक है? ये जो भी अमाउंट उन्होंने बताया। अब इसको शेयर होल्डर इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? या फिर खुद डायरेक्टर लोग इसे इंक्रीज नहीं कर सकते। एक बार जो रिकमेंड कर दिया ना, ठीक है, एक बार जो रिकमेंड कर दिया ना, उसको अब डायरेक्टर लोग कहां डिक्लेयर होने के बाद कहां डिक्लेयर हो गया? जनरल मीटिंग में, ठीक है? जनरल मीटिंग बोल रहे बार बार, क्योंकि एजीएम में भी हो सकता है, तो जनरल मीटिंग में डिक्लेयर हो गया। अब क्या डायरेक्टर लोग उसको और इंक्रीज कर सकते हैं? आंसर इज नो। सब्सिक्वेंट ईजीएम या क्या बोर्ड मीटिंग में ये इंक्रीज नहीं हो सकता। क्लियर है? अब यहां कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। देखिए अभी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है, ध्यान सुनिएगा। एक डायरेक्टर ने रिजाइन किया था, डायरेक्टर ने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया था बिफोर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है? तो क्वेश्चन राइज हुआ कि सर अगर नॉन पेमेंट रहा, मतलब 127 जो बताया अभी आपको, क्या वो भी लायबल होगा? क्या उस पर भी ये माना जाएगा उसने भी ऑफिस कमिट किया? आंसर इज नो। एक डिसाइडेड केस है एन के कुमार, नोट करना चाहते पढ़ लीजिएगा, एन कुमार वर्सेस एन ओ रॉय, एन के कुमार वर्सेस एम ओ रॉय। ये मिस्टर एमओ रॉय जो है ना, एमओ रॉय जो है ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, ठीक है? ठीक है, ये यहां केस में डिसाइड होता है कि अगर कहीं समझिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की ये असिस्टेंट डायरेक्टर थे, ठीक है, एमओ रॉय, तो ये जो थे एन कुमार डायरेक्टर थे कंपनी के, जहां पर ये बोला गया कि भाई उनकी भी लायबिलिटी बनती है, वो भी लायबल होंगे। तो जस्टिफाई किया गया भाई अगर किसी डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, देन ही विल नॉट बी लायबल इफ कंपनी फेल्स टू पे द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विद इन अ सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड। कितना दिन? 30 डेज में अगर नहीं करता है। क्लियर? अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग है, कहता है कि वंस अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कई बार आया हुआ है, प्लीज ध्यान दीजिएगा इस पे। क्या कह रहे हैं सुनिए, वंस अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन एजीएम ना, ठीक है, इन एक्सेप्शनल केसेस ईजीएम, ठीक है? वैसे हम जनरली क्या बोलते हैं, ईजीएम में होता है। सो वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिकम्स दैट, क्वेश्चन राइज होता है। यहां देखिए वर्ड को पकड़िए, कीवर्ड क्या है? डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर हो जाने के बाद लायबल हुआ, किसकी? लायबिलिटी कंपनी की बनी पे ऑफ करने की। प्रपोज करते वक्त नहीं है, मतलब सर मतलब ये है कि अगर एक बार आपने डिक्लेयर कंपनी में डिक्लेयर हो गया ना, एजीएम में डिक्लेयर कर दिया गया, तो ये लायबिलिटी बनी कंपनी की, सिर्फ पे ऑफ करना थी। लेकिन अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ तो ये डायरेक्टर्स को रिवोक भी कर सकते हैं। सो लेकिन अगर डिक्लेयर हो गया तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। ऐसे 2 केसेस होंगे जहां पर डिक्लेयर होने के बाद भी इसे रिवोक कर सकते हैं। रिवोक का मतलब कैंसल, डिक्लेयर कर दिया अब हम नहीं दे रहे हैं, ऐसे नहीं भाग के नहीं दे रहे हैं। समझो ना क्या करना है, समझो क्या होगा कि अगर आपने डिक्लेयर किया तो देखो ध्यान से देखो, कहां डिक्लेयर होता है ये? एजीएम या ईजीएम एक्सेप्शनल केसेस बोल रहे बार बार। सो एजीएम में डिक्लेयर हो गया,
डिक्लेयर कौन करता है? शोल्डर। हाँ जी हम अप्रूव करते हैं, चलो जाओ कर दिया। अब तुम इन्हीं से ही कंसेंट ले लो। डिक्लेरेशन के बाद ना अगर डिक्लेयर हो गया तुम क्या बोल रहे हैं? वंस इट इज डिक्लेयर्ड बिकम दैट, इसी से अब इन्हीं लोगों से तुम कंसेंट ले लो कि भाई कौन लेंगे, कंपनी ने इन्हीं से कंसेंट ले लिया कि रिवोक करना चाहते हैं। जो डिक्लेयर हो गया है इसी को वापस क्या करेंगे? हम रिवोक कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अगर ये लोग शेयर होल्डर्स अपना कंसेंट दे देते हैं ना, तो याद रखिएगा डिक्लेयर डिविडेंड भी रिवोक हो सकता है। रिवोक का मतलब कैंसिल हो सकता है, ठीक है? फिर ये लायबिलिटी नहीं बनेगा। दूसरा केस, अगर मान लो, बहुत ध्यान सुनना, इलीगली अगर डिक्लेयर हुआ है, कैसा इलीगली डिक्लेयर हुआ है? हाँ, एग्जाम्पल, इलीगली का मतलब है अकाउंट्स ऑडिट किए गए थे और उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स थे जिसमें फॉल्स स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया गया था। पसंद आ रहा है? कंपनी के अकाउंट्स चेक किए गए, वो तो फॉल्स स्टेटमेंट बेसिस था, सब के सब झूठा घाटा काम कर रखा है, चीटिंग कर रखा है, फ्रॉड किया हुआ है अकाउंट्स के अंदर, गलत रिप्रेजेंटेशन कर रखी है। ये फैक्ट डिस्क्लोज हुआ। कैसे डिस्क्लोज कब हुआ? एक बार जब डिविडेंड डिक्लेयर हो गया और ये फैक्ट नॉलेज में आया, अरे ये तो क्या कर रहा है? इलीगल डिविडेंड। इलीगल डिविडेंड क्यों हो गया? क्योंकि सर एक्चुअली जो अकाउंट्स है ना वही फॉल्स है, वही झूठे बने हुए हैं। तो डायरेक्टर्स के पास इस केस में पावर होती है कि अगर कोई इलीगल डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है इलीगल डिविडेंड, तो उसे भी वो रिवोक कर सकते हैं। सिंपल है, क्लियर एकदम। अच्छा, आपके माइंड में हो सकता है क्वेश्चन आ रहा हो, सर अकाउंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स तो डायरेक्टर लोग ही अप्रूव करता है, हाँ क्या ये लोग ही? अब ध्यान समझो, तो जो डायरेक्टर लोग अप्रूव करता है ना, हम कह रहे हैं ये जो इस डिफॉल्ट में वो रिवोक नहीं कर रहा है, वो लोग तो डिफॉल्टेड है ही, लेकिन जो इस डिफॉल्ट में नहीं थे ना, किसको अप्रूव कर रहे थे? किसको? फाइनेंशियल्स को। वो लोग तो इसमें नहीं थे ना डायरेक्टर लोग, वो लोग तो रिवोक कर सकता है, उनके पास पावर है। क्लियर हो रहा है एकदम? सुना रहा है? अगर इलीगल डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है तो इसे रिवोक भी किया सकता है बाय द बोर्ड। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, अगर इलीगल डिविडेंड डिक्लेयर हो गया और पे भी हो गया, अब आ गया मजा, देखो था, डिक्लेयर भी हो गया और पे भी हो गया। अगर पे हो गया ना तो याद रखना बहुत ध्यान से, जो डायरेक्टर डिफॉल्ट पे है ना, एवरी डायरेक्टर मतलब पर्सनली लायबल होगा। क्या सर? हाँ, कंपनी के लिए पर्सनली लायबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा। मतलब अपना पॉकेट से निकाल के पे करना पड़ेगा कंपनी को। रे बात पकड़ में आ रहा है? कंपनी को नहीं बनेगा। क्लियर? तो हम क्या करें? पहली बात, दो केसेस बताए कि अगर डिक्लेयर हो गया तो डेट बन जाता है, सर रिवोक करना है, लेकिन हमें डिक्लेयर के बाद भी रिवोक करना है, ठीक है? तो रिवोक करने का तरीका पहला तो क्या है? कंसेंट ले लीजिएगा और शेयर होल्डर्स, अगर शेयर होल्डर अपनी कंसेंट दे देते हैं तो, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है कि अगर इलीगली डिक्लेयर हुआ है तो डायरेक्टर लोग भी इसको रिवोक कर सकते हैं, डायरेक्टर पास पावर है, ठीक है? एंड पे हो गया है इलीगली डिविडेंड, अगर इलीगल डिविडेंड पे हो गया है, और इलीगल का मतलब क्या है? अगर फॉल्स अकाउंट्स के बेसिस पे बनाया गया, ठीक है, तब भी क्या होगा? अगर पे कर दिए गए तो पे कर दिया है तो कंपनी की तरफ डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो जाएंगे। क्लियर? ऑलराइट, आई होप यहां तक आपको बात पकड़ में आ रहा होगा, अच्छे से बुद्धि में जा रहा होगा। ऑलराइट, अच्छा मैं जितना भी प्रोविजन आपको बता रहा हूं ना, जो प्रोविजन फाइनल के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं वो सबके सब इंट्रीम पे हो रहे हैं। मतलब मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जहां मैं बोल रहा हूं ये सारी बातें, ये इंट्रीम में भी अप्लाई हो रही है, ठीक है? ऑलराइट, सो अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट नोट कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सुनो क्या है, यहां ये क्वेश्चन राइज होता है कि मान लीजिएगा सर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया और एकदम से फैक्ट नॉलेज में आया कि अरे यार कंपनी का तो हालत खराब है, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, कंपनी को फंड चाहिए, अब कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो क्या अभी वो कर दें? आंसर इज नो। समझो हम क्या कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं चलो मान के चलो, सुनो ध्यान से, फाइनल डिविडेंड ये इंटरनल डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया, कंपनी डिक्लेयर कर दिया, डायरेक्टर्स को एकदम से नॉलेज आया, मान लो नेक्स्ट क्वार्टर का रिपोर्ट सामने आया फाइनेंशियल्स, ये कंपनी के फाइनल डिविडेंड के बाद में देखा स्टेटमेंट्स, वो कंपनी तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है और कंपनी के लिए बेनिफिट भी नहीं होगा, ये डिक्लेयर डिविडेंड है ना, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो डायरेक्टर लोगों ने मीटिंग किया, बोला एक काम करते रिवोक कर देते हैं, क्या देखेगा? अब रिवोक नहीं हो सकता, अब रिवोक नहीं हो सकता, अब तो पे करना ही पड़ेगा। सो अगर शेयरहोल्डर कंसर्न ले तो हो सकता है, बात पकड़ में आ रहा है? डायरेक्टर की पावर जब ही अट्रैक्ट होगी जब कोई इलीगल डिविडेंड होगा, बात पकड़ में आ रहा है?
शेयर होल्डर से तुम कंसेंट ले लो तो लीगल डिविडेंड को भी जो डिक्लेयर हो चुका है उसको भी तुम रिवोक करवा सकते हो अगर शेयर होल्डर से कंसेंट लिया हो तो। क्लियर? लेकिन ये कोई बेस नहीं बनेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कब ये रिकॉग्नाइज हुई, कब? आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कि अरे कंपनी का पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन तो अच्छा ही नहीं है तो डिविडेंड तो गलत डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अब रिवोक नहीं कर सकते हैं। रिवोक करना ही है, अगर करना ही है देन यू हैव टू टेक कंसेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। लेकिन यहां देखिएगा बिफोर मेकिंग द पेमेंट अगर पे करे तो करे थोड़ा ना मांगे पैसा वापस मांगोगे। क्लियर? ऑलराइट, सो नाउ फॉर द एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे और अराइज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या सर ऐसा हो सकता है कि डिविडेंड की पेमेंट कैपिटल प्रॉफिट से कर दी जाए? सो बिफोर अंडरस्टैंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट वन शुड नो द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट है क्या? अगर सिंपल वर्ड में बोले तो प्रॉफिट अर्न आउट ऑफ द कैपिटल ट्रांजेक्शन। सर ये क्या होता है समझो। देखो कंपनी जो अपनी एक्टिविटी कर रहा कौन से अपनी फिक्स एसेट को सेल कर दिया और अच्छे दामों में बिक गया तो प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट क्या हुआ? कैपिटल प्रॉफिट। अल्टीमेटली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जितने भी आपके प्रॉफिट्स है वो कैपिटल ट्रांजेक्शंस की वजह से हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? आपके कैपिटल प्रॉफिट। और ये कैपिटल जो कैपिटल ट्रांजेक्शन है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, नॉर्मल एक्टिविटी जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है उस एक्टिविटी से नहीं, कंपनी की एसेट्स को सेल किया। अभी कंपनी थोड़ा ना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अपनी एसेट्स उठाना बेचते रहना सबसे नहीं तो। लेकिन अब कैपिटल सेल करके मैं एग्जांपल देके बताता हूं क्या क्या सोर्स होते हैं कैपिटल प्रॉफिट के। समझो अभी के भी याद करना है। पहला समझो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल, ठीक है? प्रॉफिट हुआ कब? किसी एसेट अपनी फिक्स तो सेल करके प्रॉफिट मिला, अच्छा दाम पे मिल गया पैसा। या फिर दूसरा रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। पहला सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है? तीसरा समझो या फिर री इश्यू प्रॉफिट ऑन री इश्यू फॉरफिटेड शेयर्स। आप जानते होंगे फॉरफिटेड वाला कंसेप्ट, ठीक है? तो प्रॉफिट ऑन री इश्यू क्या है? फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है? या प्रीमियम रिसीव किया ऑन शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, अगर प्रीमियम आया वो पैसा भी कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा, ठीक है? या फिर प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स, प्री इनकॉर्पोरेशन बोल रहे हैं बनने से पहले का, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर कोई बेनिफिट्स मिले प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स है वो, ठीक है? या फिर आपका CRR का अमाउंट, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, उसका कोई पैसा है तो सब पैसा कैसे जा रहे हैं? कैपिटल प्रॉफिट में। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर कर दे? अब तुम जनरली बात सोच के देखो, वैसे तो यहां पर कंपनीज एक्ट ने किसके लिए स्पेसिफिक कोई प्रोविजन नहीं प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है? स्पेसिफिकली कोई प्रोविजन प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन कुछ लॉ में अगर देखा जाए इस लॉ के अंदर तो ये फेयर प्रैक्टिस नहीं हुई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो आपने मेरे को शेयर में आप पैसा दिया, कंपनी या शेयर में पैसा लगाया, मैं घुमा फिरा के उसी कंपनी के एसेट्स को सेल कर रहा हूं मान लो और उसी से आपको पैसे दे देता हूं, डिविडेंड दे देता हूं, तो ये तो गलत हुआ ना जनरल लेकर देखा जाए। लेकिन इसके ऊपर कोर्ट की कुछ जजमेंट थी, कोर्ट की जजमेंट थी कि भैया देखो कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है? लेकिन कंडीशन प्रोवाइडेड है, अगर कंपनी का आर्टिकल इस बात की ऑथराइजेशन देता हो, कंपनी का आर्टिकल कहता हो ठीक है भाई दे सकते हो, प्लस का मतलब एंड पहली बात तो पूरी करनी पड़ेगी और दूसरी एक और बात पूरी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात क्या है? जो भी सरप्लस है, तो मैं बोल रहा हूं सरप्लस, ठीक है? सरप्लस है, जो सरप्लस है ना ये आपको कब रिसीव हुआ है? सरप्लस जितना भी होगा वो आफ्टर सेटिस्फाई होल लायबिलिटीज एंड एसेट्स प्रोविजंस ऑफ होल एसेट्स और लायबिलिटीज। तो जो भी पैसा सरप्लस का होगा वो पहले प्रोविजन इसके एसेट्स को लायबिलिटीज के प्रोविजन सेटिस्फाइड करने के बाद अगर आपके पास कोई पैसा बचता है, और सरप्लस का मतलब ही यही है, सरप्लस का मतलब यही होता है ना, तो जो बचा है तब कंपनी कैपिटल प्रॉफिट से भी दे सकती है। मैंने क्या बोला? पहला आर्टिकल मस्ट ऑथराइज सच सोर्स प्लस सरप्लस रिमेन आफ्टर सेटिस्फाइड द प्रोविजन ऑफ होल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्लियर है? इसका एक केस भी था Lubbock versus British
बैंक ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, ये केस था जिसमें कोर्ट ने डिसाइड किया कि ठीक है जनरली वैसे अलाउ नहीं है कैपिटल प्रॉफिट से आप डिविडेंड डिक्लेयर करें, लेकिन ऐसा हो सकता है। इस केस में डिसाइड किया गया था, कंडीशन मैंने बताई थी कि आपको इसको आर्टिकल्स को ऑथराइज करें प्लस सरप्लस जो भी होगा आफ्टर सेटिस्फाइंग द फुल प्रोविजन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, उसके बाद अगर कुछ पैसा है तो दे सकते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपने एंजॉय किया होगा और ध्यान रखिएगा, तैयार रहिएगा, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जल्दी आ रही है। और एक बात समझ लीजिएगा, ये टेस्ट सीरीज तो हम सीखेंगे, तो टेस्ट सीरीज से बचना नहीं है कि छोड़ो भागो, करोगे यार। ठीक है, एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय, टेक केयर।